तरीके से लग रहा है कि क्या आप वहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पिछली बार यह कहा गया था कांग्रेस के बारे में कि आप लोगों ने प्रचार ही नहीं किया, शायद आप लोगों ने पहले ही मान लिया था कि हाँ ठीक है, हमारी हार यहां पर हो सकता है कि संभव हो। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि भगवा फहराएगा, ये भगवा का चुनाव है या देश की संप्रभुता का चुनाव है, या वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जी हैं, सम्मान का चुनाव है? जी वो भगवा की बात प्रवक्ता करते नहीं हैं तो दुर्भाग्य है। शारदा कांत शर्मा जी है जी, इनके पास न नीति है न सोच है। ये वहां पर 3,000 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं, तो सयानी घोष ने तो कहा था कि 3,000 रुपए ये 21 राज्य में जहां इनकी सत्ता है वहां क्यों नहीं बांट रहे? किस तरह का ये लुभावने वादे करते हैं, ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं, किस तरह की गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता बता देगी। ये एग्जिट पोल भी अभी सामने आ रहे हैं, इनकी सच्चाई तो आएगी जिस दिन काउंटिंग होगी, पता लगेगा कि भाजपा कहां खड़ी है। भाजपा का देश में धीरे धीरे इनकी कलई खुल गई है, इनका आधार होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ झूठ के मुद्दे पर झूठ के प्रलोभन दे करके, झूठे वायदे करके, जिनको ये जुमला कहते हैं बाद में, इन्हीं के अमित शाह जी ने कहा था कि जुमले थे हमारे चुनाव जीतने के लिए। तो अब जनता समझ चुकी है, जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, भाजपा से मोह भंग हो चुका है। और मोदी जी का चेहरा देखते ही डर लगने लगता है लोगों को कि मोदी जी अब क्या करेंगे नया कदम। देश त्राई कर रहा है गैस के मुद्दे को लेकर के, ईरान और अमेरिका के झगड़ों में भारत शारदा कांत शर्मा जी, अगर यही बात थी तो 2021 में कांग्रेस की तरफ से अपना चेहरा दिखाया गया होता, आप जाते वहां पर चुनाव प्रचार करते, रैलियां करते। कांग्रेस की तरफ से बहुत कम रैलियां की गई और यही वजह है कि कहा गया कि पहले ही कांग्रेस शायद वहां पर पश्चिम बंगाल में अपनी हार मान चुकी थी। बीजेपी की तरफ मैं जाना चाहूंगी और मैं यहां पर आपको शारदा कांत शर्मा जी बता दूं, मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो भी व्यक्ति भगवा या देश की बात करता है वो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं होता है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर जी हुए हैं, मैं उनके साथ आपके पास जाना चाहूंगी। शैलेंद्र गुर्जर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार भले ही वहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की है, लेकिन राज आप लोग कर रहे हैं, आप लोग वहां पर पुलिसकर्मी बिठा रहे हैं, आप लोग वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को भेज रहे हैं, आप लोग वहां पर हिंसा फैला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, अगर कोई चुनाव कंडक्ट होते हैं तो वो चुनाव आयोग कराता है। केंद्र का जो चुनाव आयोग है उसी के अंडर में सारी शक्तियां आ जाती हैं, वही फोर्सेस डिप्लॉय करता है, वही हर विधानसभा में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ऑब्जर्वर के रूप में भेजता है। पहला आरोप जो लगाया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। और आप देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद मालूम नहीं है या ये स्टडी नहीं करते हैं कि इन्हीं के सबसे बड़े नेता जो इनके युवराज है राहुल गांधी जी, वो कह चुके हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और सरकार बनाने की स्थिति में। तो पहले तो इनको अपना गलेबान झाड़ लेना चाहिए, जिनका बंगाल में अस्तित्व खत्म हो गया। आप सुन लीजिए, पहले अस्तित्व खत्म हो गया। आप लोग अपना आधार खोते जा रहे हो। अरे आप सुन लीजिए ना, जानकारी अपनी बारी में रखिए। शर्मा जी, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, अपनी बारी में। हाँ, इनको पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता को इनको क्या कहना है, इनके नेता क्या कह रहे हैं और ये क्या यहाँ के टीवी डिबेट में बात करते हैं। आप देखिए, वहां जो मुख्य मुकाबला है वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं है, कांग्रेस तो धरातल पर है, उसका तो अस्तित्व धीरे धीरे भारत से समाप्त हो रहा है। अब आप देखिए वहां टीएमसी से जो लड़ाई है, आप देखिए वहां जो भ्रष्टाचार पनप चुका है, जो ममता बनर्जी के शासन काल में भ्रष्टाचार फैला, घुसपैठियों की किस तरह से आपने देखा उनका अंदर आना रहा और किस तरह से उन्होंने उनको मतदाता बनाने का काम किया, किस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, किस तरह से आपने देखा महिला सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। संदेश खाली की घटना को हम नहीं भूल सकते, आरजीकर जो कांड हुआ उसको हम नहीं भूल सकते। तो वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आज खुद महिला होकर ममता बनर्जी को वहां की महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। लेकिन वहां आपने देखा किस तरह से शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए जब्त किए जाते हैं, किस तरह से आपने देखा वहां पे तुष्टीकरण की नीति लागू की जाती है और एक ही तरफ उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से बंगला घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाता है। और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का तो हाल ये देख ही लिया कि हॉस्पिटल में महिलाओं के साथ रेप हो जाते हैं, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। शिक्षा का हाल बेहाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकारी मशीनरी जो है उसका पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है टीएमसी। आप देखिए किस तरह से वहां पे जो शैलेंद्र जी आपने बात की कि कर्मचारी लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, आपने ये क्या कहा? आप कांग्रेस को टीएमसी को बीच में ला रहे हैं, आपने क्या कहा? कांग्रेस के बीच से आप बीजेपी का मुकाबला है या फिर टीएमसी से?
नहीं, हमने कहा टीएमसी से कांग्रेस का तो नामोनिशान ही नहीं है। ठीक है, कांग्रेस तो समाप्त होती जा रही है। ठीक है, भारत में आप देखेंगे आने अब वाले मैं समय सीधा में रुख और करूंगी सबसे स्टेटस से पहले लुप्त हो जाएगी। मिथिलेश जी का रुख भारतीय करूंगी जनता पार्टी क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर शैलेंद्र जी केरलम का भी रुख करना जरूरी है। मिथिलेश जी आपके पास गणित समझाइएगा मेरे दर्शकों को। बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अस्तित्व में नहीं आ पा रही है, तो केरलम की बात करें तो वहां पर बीजेपी अस्तित्व में नहीं आ पा रही है। वहां मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में है। यूडीएफ जो है उसे आंकड़ों में 1 से बढ़त मिल चुकी है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जरा गणित समझाइए। देखिए, केरल में पूरी कोशिश की है भाजपा ने, और भाजपा वहां पिछले कई सालों से अपनी ग्रास रूट तलाश रही है। और वो मिलती है या नहीं मिलती है वो चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन एक चीज तय हो गई, अगर केरल में यूडीएफ जीतती है तो सचिन पायलट जो राजस्थान के नेता हैं उनका कद बढ़ जाएगा। और जो बीजेपी के नेता, जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने सचिन पायलट को बहरूपिया और भगोड़ा कहा, उसका उनको जवाब केरलम की जनता दे देगी, क्योंकि केरलम में सचिन पायलट ने बहुत पसीना बहाया था। तो अगर केरलम में यूडीएफ जीतती है तो राजस्थान की जो राजनीति है, जो कांग्रेस की राजनीति है, उसमें एक बहुत बड़े नेता का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो अवसान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने कहा कि दोनों टांगे अब कांग्रेस में रहेगी और गलती की है, वो मुझे लगता है अगर केरलम में जीत होती है, सचिन पायलट वहां बहुत पसीना बहाया और मैंने देखा किस तरीके से केरलम में सक्रिय रहे सचिन पायलट वहां पे। आप कहना चाहते हैं कि केरलम के चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि राजस्थान की सियासी बहर किस ओर जाएगी। मिथिलेश जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, असम में मेगा एग्जिट पोल को लेकर के बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, असम में मेगा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है बीजेपी सरकार में है। अभी देखिए किस तरीके से असम की जो सियासी हवा है वो पूरी तरीके से चुनाव से पहले एकदम गर्म रही है। जिस तरीके से हमने बयान देखे हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, और इसके बाद गौरव गोगोई को लेकर के जिस तरीके से वो हमलावर रहे हैं, माना यह जा रहा था कि ये जो बयानबाजियां हुई हैं, क्या इनका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और अब जो फिलहाल के लिए मेगा एग्जिट पोल के ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये इसी बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बयानों का असर कहीं ना कहीं धरातल पर भी दिखता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, असम से निकलकर सामने आया। असम में मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है, लेकिन बीजेपी 90 से 100 सीटें मिल रही हैं। यानी हेमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जनता का कायम है। यानी जो जनता मामा कह करके लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा की हर रैली में पहुंच रही थी, और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा जब रैलियों में जाते थे और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जनता का प्यार है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी कि उनके पूरे हाथों पर सीधे नाखूनों के निशान रहते थे, और उसका नतीजा कहीं ना कहीं अब जो है दिखेगा। शैलेंद्र गुर्जर जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। और उसके साथ साथ असम का ये जो मेगा एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, जिसमें 90 से 100 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको भी प्लीज इंक्लूड करिएगा। मिथिलेश जी, ऊंट के पैर नहीं होते।